पटना से बड़ी खबर है। पारस हॉस्पिटल में जमकर बवाल और तोड़फोड़ हुई है। 15 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में जमकर बवाल हुआ है, तोड़फोड़ की गई है। 15 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट की गई है। शव रखकर परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर शास्त्री नगर थाना की पुलिस पहुंची। आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना की पारस हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है, जहां देखिए शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने हंगामा किया है और यहां पर लंबा सड़क जाम भी लग गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची परिजनों को समझाने, लेकिन पुलिस के साथ भी परिजन उलझ गए। न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या है पूरा मामला? जी, दरअसल पारस हॉस्पिटल राजधानी का नामी हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक 15 वर्षीय बालक की मौत हो जाती है। उसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल मचाया है। हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की है। समझाने के लिए पुलिस पहुंची थी, स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची थी, लेकिन जो परिजन थे इतने आक्रोशित थे कि पुलिस से भी उलझ गए। पुलिस के साथ भी मारपीट की है और काफी देर तक पारस अस्पताल के सामने सबको रखकर जाम किया, रोड जाम किया, यातायात बाधित किया। धर्मेंद्र, परिजनों का क्या कहना है, किस वजह से नाराजगी है? परिजनों का कहना है कि इलाज में लापरवाही की गई, पैसे लिए गए लेकिन इलाज नहीं किया गया और जिसके कारण बच्चे की मौत हो जाती है। डॉक्टरों के द्वारा परिजनों को ठीक स्थिति की जानकारी नहीं दी गई और कहीं न कहीं परिजन आक्रोशित हैं जब उनके बच्चे की मौत हुई है और आक्रोशित परिजनों ने काफी जमकर हंगामा मचाया है। जी, तो पुलिस के साथ भी क्या हाथापाई की गई है परिजनों द्वारा? जी हाँ, जिस तरह से पुलिस मामले को समझाने के लिए पहुंची थी, परिजनों को समझाने के लिए पहुंची थी, लेकिन परिजन इतने आक्रोशित थे कि पुलिस के साथ भी मारपीट की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से परिजनों ने पुलिस के साथ पूरी तरह से मारपीट की है। काफी आक्रोशित थे और बाद में 1-2 थाने की पुलिस को बुलाया गया और मामले को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश की जा रही है। जो परिजन है उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी क्या अपडेट है धर्मेंद्र, मौके पर कैसे हालात बने हुए हैं? जो आक्रोशित परिजन है वो अभी पारस अस्पताल के पास मौजूद है। पुलिस भी कई थाने की पुलिस मौजूद है। पूरी तरह से मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों से बातें की जा रही है। अस्पताल में जो सुरक्षा कर्मी है वो वहां मौजूद है। जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है उसके बाद अस्पताल की सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई है। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर सहरसा से सामने आ रही है। सहरसा से आपको एक दिल दहला देने वाली खबर बताते हैं। मोहनपुर गांव में घरेलू विवाद से आहत होकर एक महिला ने अपने 5 बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक महिला का अपनी सास के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से और तनाव में आकर अपने 5 बच्चों के साथ जहर खा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए सहरसा के एक निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के मुताबिक सोनी देवी और उनकी 3 बेटियों को होश आ गया है, उनका इलाज जारी है। वहीं 5 वर्षीय राम कुमार और 7 वर्षीय लखन कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों बच्चों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। पता चला है कि 6 व्यक्ति जो है उसमें से 5 बच्चे हैं और एक महिला है जो एक ही गांव के एक परिवार के हैं। घटना पॉइजनिंग का ही केस है। डॉक्टरों से भी हमारी बात हुई है, उनके द्वारा भी बताया गया कि पॉइजनिंग का केस है। 6 व्यक्ति जो है वो हमारे यहाँ एडमिट है। 5 उनके बच्चे हैं, एक माताजी हैं। दोनों लड़के जो हैं वो उनकी गंभीरता को देखते हुए इंट्यूबेट कर वेंटिलेटर पर रखा गया है। 3 बच्चियां हैं जो कम गंभीर अवस्था में हमारे यहाँ ही एडमिट है और तीनों होश में हैं। और जो इन बच्चों की माँ है जिन्होंने जहर दिया है या उन्होंने खुद भी खाया है, वो भी अभी होश में धीरे धीरे आ रही है। खबर वैशाली से है, जहां महुआ थाना क्षेत्र के भदवास गांव में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नेहा की शादी महज 5 महीने पहले हुई थी। आत्महत्या से पहले नेहा ने
अपनी मां और पति को इमोशनल वॉइस मैसेज भी भेजा है। मृतका के भाई का आरोप है कि पति मयंक राज और ससुराल वाले सोने की चेन और रुपयों के लिए नेहा को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। अपनी मां को भेजे संदेश में नेहा ने अपनी तड़प बयां करते हुए पति को सजा दिलाने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमको इतना प्रताड़ित कर दिया है मानसिक रूप से, मेरे अलावा इसके करने के अलावा कोई चांस नहीं है। वो लोग बहुत प्रताड़ित करता था दहेज के कारण। सेम पूरा बात यही है। और रात में क्या बात हुआ क्या नहीं तो यही दोनों जाने, ऐसे घर में कोई बात नहीं हुआ था। और काहे मरी इसका हम लोग के पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। कुछ वॉइस तो नहीं छोड़ के गई, नोट छोड़ के गई है। वही नोट के आधार पर हम लोग कुछ कर सकते हैं आगे, इसके अलावा कुछ नहीं। किस लिए प्रताड़ित कर रहा था? दहेज के लिए, सोना चांदी के लिए, और क्या चीज। कब शादी हुआ था? शादी 24 नवंबर 2025 को हुआ था। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने शख्स को गोली मारी है। बेटे का सेहरा खरीदकर ये शख्स वापस लौट रहा था, तभी गोली मारी गई। व्यक्ति को पहले धक्का मारकर गिराया गया, फिर कार से उतरकर फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। तो औरंगाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बेटे का सेहरा खरीदकर लौट रहे पिता पर गोली चलाई गई है। याद नहीं पा रहा था। अब जाके आगे फिर हम लोग रोका, हम लोग हेल्प करे आगे, मगर हेल्प करने जा रहा था। फिर देखा कि हम लोग उठ गया ना, तो उनके गाड़ी ले जाओ चलने लगा। हम लोग पीछे गए तो पीछे गए तो अरे सामने से जो है छोटा सा हथियार था, उस सामने से बारह तो बात है बस हमको लकी रह के इधर लग गया। अच्छा। शादी ब्याह का सामान अम्बा खरीदने आए थे? हाँ, शादी का सामान खरीदने आए थे। आज घर में सब वहीं पे है, मेरे गाड़ी पर है, बाइक पर सब। और कौन मारा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है सर, मगर एक नंबर है उसमें हमको शक लग रहा है, वो लोग धमकी दे रहा था हम लोग को। और पूछताछ क्रम में पता चला है कि उनके बच्चे की शादी थी। कुछ इसी संबंध को लेकर ये घटना घटी है, लेकिन विस्तृत अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और जैसे जो भी जानकारी मिलेगी आपके पास किया जाएगा और शीघ्र ही चिन्हित कर लिया गया अपराधी को, शीघ्र ही गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, बाइक सवार पति पत्नी को गोली मारी गई है। लूटपाट के दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। सकरा के रेपुरा मरवन चौर की घटना है। 2 खोखा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। दिन दहाड़े गोलीबारी से हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं और ये घटनास्थल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए यही वो बाइक है जिस पर सवार होकर पति पत्नी जा रहे थे। लूटपाट उनके साथ की जाती है और गोली चलाई जाती है। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई है। पुलिस अभी पहचान करने में जुटी हुई है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर की एक घटना बताई जा रही है। वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बैंक में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एक बैंक में 1,08,000 की लूट हुई है। 5 की संख्या में अपराधी मौके पर पहुंचे थे और लूटपाट करने के बाद जाते जाते सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी अपने साथ अपराधी लेकर चले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सराय रंजन थाना क्षेत्र की एक घटना है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चार आगे स्टाफ यहाँ पे था और 5-6 लड़का आया था, सभी के हाथ में गन था और स्टाफ लोगों को कहना हुआ कि आया जैसे तैसे सबका मोबाइल लेके, फिर मोबाइल जमा करके कस्टमर लोग का भी मोबाइल लेके, उसके बाद बोला कि जहाँ जो है सब ला। हार्ड डिस्क जितना था, कैमरा जितना था, सब नोच लिया और लॉकर में मेरा पैसा था 1,08,650 रुपया, वो भी ले लिया। बैंक का 1,08,000 रुपया ले गए हैं सर, बोलने की तत्काल और 3 मोबाइल और 3 टैब भी ले गए हैं। जांच के दौरान पता चला कि कस्टमर के साथ भी जो महिलाएं थी उनका भी कुछ सामान ले गए हैं, जिनके संबंध में जांच हो रही है। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। एक अने मार्ग में ये मुलाकात हुई।
दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अने मार्ग की ये तस्वीर सीएम आवास की ये तस्वीर है, जहां देखे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ये एक शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने अधिकारियों के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक्शन मोड में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आज उन्होंने बैठक की है। सभी अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ साथ कई जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 3 मई से बिहार यात्रा शुरू करेंगे। निशांत की यात्रा को लेकर सांसद मनन मिश्रा ने कहा है कि अच्छी बात है कि निशांत अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। निशांत कुमार जब से जेडीयू में शामिल हुए हैं तब से लगातार सक्रिय हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठक और मंथन कर रहे हैं। निशांत जी अगर अपने पिता के कदमों पे चलना चाह रहे हैं और जनसंपर्क करना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात है। जब भी उन्होंने ज्वाइन किया और अगर अपनी राजनीतिक विरासत को संभाल के रखना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है बिहार के लिए। बिहार में जल्द ही 400 इलेक्ट्रिक बस सड़कों पर रफ्तार भरेंगी। केंद्र सरकार की तरफ से बस आने वाली है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही पहले चरण में 150 इलेक्ट्रिक बस पटना में चलेगी। वहीं दूसरे चरण के तहत बिहार के कई अन्य हिस्सों में भी इलेक्ट्रिक बस शुरू होगी। लेकिन प्रदूषण कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 400 बसें बिहार को भेजी जाएंगी। जी हां, अभी भी बिहार की अगर हम बात करें तो कई इलेक्ट्रिक बसें बिहार में चल रही हैं, लेकिन अब पटना समेत राज्य के 38 जिलों के लोग प्रदूषण मुक्त हो और आरामदायक सफर करें, इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिलने वाली है। परिवहन विभाग के अनुसार पीएम ई बस सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने जा रही है। पहले चरण में पटना को 150 इलेक्ट्रिक बस मिलेंगी। वहीं राज्य के अन्य प्रमुख शहरों जैसे मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, गया और दरभंगा को 50-50 बसें आवंटित की गई है। इन बसों के लिए 30 आधुनिक चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। हालांकि अभी कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी है, यानी कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो बिहार आनी शुरू हो जाएंगी। पहले फेज में पटना में 150 बस मिलने वाली है। वहीं योजना के दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो राज्य के शेष 32 जिलों को दूसरे चरण के तहत जोड़ा जाएगा। अभी राज्य सरकार की तरफ से पटना में कई इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही केंद्र सरकार की तरफ से भी लगभग 400 जो बसें हैं वो बिहार में चलेंगी और प्रदूषण पर कहीं न कहीं नियंत्रण भी लगेगा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब देश विदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनातनी अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि जमीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई, कूटनीतिक हलचल और जवाबी हमलों का दौर भी तेज हो गया है। एक तरफ ट्रंप ईरान युद्ध में जल्द ही जीत और बातचीत की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार अपनी रणनीतिक गतिविधियां बढ़ा रहा है। इधर इजराइल और लेबनान के बीच भी संघर्ष तेज है, जहां आईडीएफ के ऑपरेशंस और हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। पूरे क्षेत्र में तनाव का ऐसा माहौल है कि किसी भी समय बड़ा टकराव और भयानक मोड़ सामने आ सकता है। पेश है हमारी तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही तस्वीर है जो दर्शाती है किस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहे हैं। ट्रंप का ईरान से जंग पर बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा।
ट्रंप ने अमेरिका की जीत का भी बड़ा दावा कर दिया है और ट्रंप ने कहा है कि जंग में अमेरिका की जीत होगी। न्यूक्लियर डस्ट बातचीत का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में कुछ लोग समझदार हैं, कुछ समझदार नहीं हैं। ट्रंप आगे कहते हैं कि ईरान समझदारी दिखाए और इसी के साथ उन्होंने दावा कर दिया है कि बहुत जल्द अमेरिका जीत दर्ज करने जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अराघची फिर पाकिस्तान पहुंचे। नूर खान बेस पर हुई अहम मुलाकात। आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से अराघची ने बातचीत की है। दूसरी बार इस्लामाबाद दौरे पर अराघची पहुंचे हैं। पाकिस्तान के बाद रूस दौरे पर भी जाने वाले हैं। रूस में पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में महासंग्राम का आज आखिरी दिन है। आज शाम से दूसरे चरण का चुनावी शोर भी थम गया, लेकिन उससे पहले बंगाल की जमीन पर दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पक्ष हो या विपक्ष, बीजेपी और टीएमसी के स्टार प्रचारकों ने चुनावी मैदान में पूरा दम दिखाया है। बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए बंगाल में परिवर्तन का बिगुल फूंका। उसके बाद पीएम ने रोड शो भी किया। तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में मेगा रोड शो किया और दावा कर दिया है कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। सड़कों पर उमड़े जन सैलाब को देखकर अमित शाह ने हुंकार भरी कि बीजेपी इस बार बंगाल के दुर्ग में सेंध लगाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच तनाव भी चरम पर पहुंचता दिख रहा है। आज दूसरे चरण के लिए प्रचार का दौर थम गया। उससे पहले दो बड़ी घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जगदल में पीएम मोदी की रैली से ठीक पहले हुई हिंसक घटना को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कहीं बैनर और पोस्टर फाड़े गए तो कहीं नुक्कड़ सभा में बवाल काटा गया। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त हिंसक झड़प के बाद तनाव चरम पर है। उधर कोलकाता के भांगड़ इलाके में बीते दिन 25 अप्रैल को 79 देशी बम बरामद होने से माहौल गरमाया हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली है। 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कोलकाता की एक मार्केट में पहुंचकर स्थानीय दुकानदार से सब्जी और फल खरीदे। इस दौरान उन्होंने दुकानदार के साथ वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खुद दुकान पर आकर सब्जियां और फल खरीदने की तस्वीरें चर्चा में आ गईं। ममता बनर्जी ने पहले दुकान से फल खरीदे, इसके बाद वो सब्जियां खरीदने के लिए दूसरी दुकान पर पहुंची। ममता बनर्जी को सामने देखकर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी से अलग हुए 7 बागी सांसदों को अब औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा सचिवालय ने सभी 7 सांसदों को बीजेपी सांसदों की सूची में दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही उच्च सदन में बीजेपी की संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जिससे सियासी समीकरण बदल गए हैं। आईपीएल 2026 में आज 39वां मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आज फिर आमने सामने होंगी। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला बड़ा और कड़ा होने की उम्मीद है। आरसीबी की टीम जबरदस्त फॉर्म में है, अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। टीम ने 7 में से 5 मैच में जीत दर्ज कर ली है। विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार भी जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। वहीं डीसी की टीम खराब फॉर्म से जूझ रही है। पॉइंट टेबल में 6 अंक के साथ 7वें नंबर पर है। फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी बात यह है कि पिछले ही मैच में केएल राहुल 152 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आए हैं। हालांकि इसके बाद भी टीम को हार का सामना करना पड़ा था।
भारत न्यूजीलैंड के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। अब भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सामानों पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे इन श्रम प्रधान क्षेत्रों यानी कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सीधा लाभ होगा। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने MOU को एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता बताया है।